नमस्कार, आप देख रहे होंगे टीवी भारत। मध्य प्रदेश अपना गौरवशाली इतिहास मना रहा है। 1 नवंबर को प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस बार आयोजन होगा भव्य और 3 दिवसीय। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने जा रहे हैं। इस समारोह में सांस्कृतिक, धार्मिक और आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। हमारे संवाददाता से जानते हैं पूरा विवरण। और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बताया है कि इस बार मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां विशेष है। कार्यक्रम में 1 से लेकर 3 नवंबर तक चलेगा, जिसकी थीम रखी गई है गौरवशाली यात्रा और अभ्युदय मध्य प्रदेश। 1 नवंबर को आयोजन के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण की यात्रा पर आधारित भव्य प्रस्तुति 500 कलाकारों द्वारा दी जाएगी और संगीत की शाम में देश के लोकप्रिय गायक जुबिन नौटियाल अपनी प्रस्तुति देंगे और 2 नवंबर को विक्रमादित्य नृत्य मंचन होगा और मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी श्रोताओं को मंत्र मुक्त करेंगे। वही 3 नवंबर को गायिका स्नेहा शंकर अपनी प्रस्तुति देगी। प्रदेश की विरासत और विकास की कहानी को दिखाने के लिए 2000 ड्रोन से ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा और समापन मौके पर भव्य आतिशबाजी भी दी जाएगी। और कार्यक्रम से पहले 30 और 31 अक्टूबर को भोपाल की सड़कों पर सांस्कृतिक यात्राएं निकलेगी। 3 दिन तक जनजातीय नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत भी होगी। और कार्यक्रम में वीवीआईपी और वीआईपी सेक्टर के साथ साथ सभी आम नागरिकों को भी प्रदेश की अनुमति रहेगी। और लाल परेड ग्राउंड में करीब 50,000 लोगों की क्षमता बनाई गई है। और तो मध्य प्रदेश का यहाँ 70वां स्थापना दिवस सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि प्रदेश के संस्कृति, कला, विकास की गर्वगाथा का उत्साह मनाने जा रहा है। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें हम 70वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का मनाने जा रहे हैं। और इस बार यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1 दिवसीय नहीं 3 दिवसीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है, जिसमें विक्रमादित्य महानाट्य जो एक सुशासन के प्रतीक थे, तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य के सुशासन से हमारी सरकार प्रेरणा लेकर उनके सुशासन पर चलने का भी काम करेगी। आने वाले समय में बड़े बड़े कलाकार, जिसमें जुबिन नौटियाल जी हैं, हंसराज जी हैं, सुश्री स्नेहा शंकर जी है, और मध्य प्रदेश की संस्कृति को प्रकट करने वाले विभिन्न जनजातीय नृत्य, तमाम प्रकार के नृत्यों का भी प्रदर्शन होगा। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की दिव्य और भव्य संस्कृति का इसमें प्रदर्शन होगा। सारी दुनिया मध्य प्रदेश की दिव्य और भव्य संस्कृति को जानेगी। एक 2000 ड्रोन का बड़ा ड्रोन शो भी यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जो बड़ी आतिशबाजी भी की जा रही, मतलब बड़े भव्य तरीके से हम मना रहे हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट, आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश को कैसे विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। साथ साथ में जो पर्यटन विभाग की हेली सेवा, वो सारे जो पूरे मध्य प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों को जोड़ने का काम करेगी। वो हेली सेवा भी इस दिन प्रारंभ हो रही है। उद्योगपतियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, जो निवेशक हैं वो भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश का जो विजन डॉक्यूमेंट है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश कैसे क्रमांक 1 का प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनेगा, इन सब बातों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये 70वां स्थापना दिवस बहुत विशिष्ट है, 3 दिवसीय पहली बार मनाया जा रहा है और इसमें अत्यंत आकर्षक कार्यक्रमों की श्रृंखला संयोजित की गई है। प्रथम दिवस श्री कृष्ण जी के पर आधारित एक बहुत भव्य सांगीतिक प्रस्तुति होगी 700 कलाकारों द्वारा। फिर जुबिन नौटियाल जी का सांगीतिक कार्यक्रम होगा और एक अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो 2000 ड्रोन्स के द्वारा आसमान में वो मध्य प्रदेश की विकास की कहानी को रेखांकित करेगा और भव्य आतिशबाजी होगी। सेकेंड डे एक बहुत बड़ा 140 मिनट का बहुत भव्य आकर्षक महानाट्य विक्रमादित्य यहाँ पर मंचन होगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कलाकार और हाथी घोड़े ऊँट भी भागीदारी करेंगे। और
महाराजा विक्रमादित्य के शौर्य और उनके अवदान और योगदान के बारे में, हमारी संस्कृति इतिहास के बारे में यहाँ पर इस चीज़ को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में उसी दिन सेकंड डे को भी एक सांगीतिक प्रस्तुति होगी हंसराज रघुवंशी जी की। थर्ड डे फिर से महानाट्य रिपीट होगा, जो लोग छूट गए हैं या दोबारा देखना चाहते हैं उनके लिए। और उसके बाद में एक स्नेहा शंकर जी की सांगीतिक प्रस्तुति होगी और ड्रोन शो फिर से थर्ड डे रिपीट होगा, जिन लोग का पहले दिन नहीं देख पाए या दोबारा देखना चाहते हैं। तो सभी के लिए बहुत माकूल और सुविचारित व्यवस्था की गई है। वॉक इन 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपने परिवार के साथ देख सकते हैं सुगमता से। और वीवीआईपी और वीआईपी और पत्रकारों के लिए अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं जिनको पास से एंट्री होगी, बाकी सब लोगों के लिए फ्री है। महानाट्य में क्या विशेषता रहेगी? ये महानाट्य आप देखेंगे तो आपको इसको विशेषता ज़्यादा मालूम पड़ेगी, बताने से उतनी नहीं। बहुत शीघ्र आपको इसके बारे में छोटे छोटे हम अंश आपके माध्यम से सबको पहुँचाएँगे। ये उनके पूरे जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में बताएगा। उन्होंने भारतवर्ष में उनकी शौर्य गाथा को प्रदर्शित करेगा। उनके जो प्रशासन का तरीका था उसको प्रदर्शित करेगा। और इतिहास में जो उन्होंने स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा, विक्रम संवत जैसी चीज़ प्रारंभ करके, वो सब चीज़ों के पीछे की कहानियों को यहाँ पर मंच में आप सामने सजीव होते देखेंगे। कितने कलाकार इसमें एग्जैक्ट संख्या तो मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे ख्याल से 1000 के ऊपर कलाकार तो होंगे। सर, इस पूरे लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आचार्य नरेंद्र देव की जयंती पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी विचारधारा को याद किया और कहा, देश की खुशहाली का रास्ता समाजवाद से ही होकर जाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में आचार्य नरेंद्र देव की जयंती पर कार्यक्रम के दौरान कहा, आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी विचारों से गहराई से प्रभावित थे और वे समाजवादी आंदोलन के जनक हैं। और अखिलेश ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता समाजवादी आंदोलन से ही निकलेगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने बोले, बीजेपी के लोग फर्जी बातें ज़्यादा करते हैं। उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन हालात सबके सामने हैं। रोजगार और किसानों की आय को लेकर भी अखिलेश ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है और किसान की आय दोगुनी कहाँ है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को किलर कह रहे हैं। बीजेपी को बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और अखिलेश यादव ने सरदार पटेल के योगदान को भी याद करते हुए कहा कि पटेल जी ने देश को एकजुट किया और रियासतों को ख़त्म कर भारत को एक मजबूत रूप दिया। तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक और जहां समाजवादी विचारों का स्मरण किया, वही केंद्र सरकार पर तीखे राजनीतिक हमले भी बोले। जब वो रैली संबोधित करते बिहार में, अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी को किलर कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि अमेरिका जैसा देश उनके प्रधानमंत्री को किलर क्यों कह रहा है। सर, बिहार में विपक्ष के समर्थकों की हत्या की जा रही है। आचार्य नरेंद्र देव जी मानवता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और कैसे हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत हो, जहां वो समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, वहीं बौद्ध शिक्षा या बौद्ध आंदोलन से भी प्रभावित रहे। इस देश के जनक हैं वो समाजवादी आंदोलन के। आज हम सब लोग मिलकर के उन्हें याद करते हैं और संकल्प लेते हैं कि देश की खुशहाली और तरक्की का रास्ता समाजवादी आंदोलन से ही होगा। और उस समय जब अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही हो, समाज में लगातार ऐसी ताकतें हैं जो दूरी बना रही हों, तो आज हमें सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि जहां आचार्य नरेंद्र जी को याद करना है, वहीं उनके बनाए हुए बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें। समाजवादी आंदोलन के साथ साथ इतने विद्वान व्यक्तित्व और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में न केवल खुद अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ी को हमेशा वो प्रभावित करते रहे। आज हम सब लोग मिलकर के उन्हें याद करते हैं।
सर, बिहार में आज प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है सरदार पटेल की लेगेसी को नहीं माना और आतंकवाद के सामने झुक गई। सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह आज हम आचार्य नरेंद्र देव जी को याद कर रहे हैं, सरदार पटेल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां देश को एकजुट किया, रियासतों को खत्म किया, देश हमारा कैसे मजबूत दिखाई दिया और लौह पुरुष किसान के लिए खड़े रहना, इसीलिए सरदार पटेल की उपाधि मिलना, उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। और आज ये कहना कि कल क्या हुआ था, तो याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी पेरेंटल पार्टी, जहां से वो बीजेपी निकली है, उस संस्था को बैन किया था आज सरदार पटेल। और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। आरएसएस करते हैं ना। आपको नहीं लगता ये बीजेपी के लोग जो ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा फर्जी ज्यादा बोलते हैं? और मैं क्या कहूं, उन्हें अपना ही मैनिफेस्टो देखना चाहिए। मैं जब आपके बीच में आया हूं, मैं खुद आधे घंटे ट्रैफिक में फंस गया। याद कीजिए, जब गोवा में पहला मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, उन्होंने कहा कि हम नए शहर बसाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। आज बताओ क्या हालत है। जहां हम खड़े हैं उसके पीछे गोमती नदी बह रही है। गोमती नदी का बीओडी क्या है, डीओ क्या है, या कितनी दूषित हो गई है। समाजवादियों ने बनाई हो, ये बात इसलिए याद कर दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। ये जो 1 करोड़ की नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। वो नौकरियां कहां हैं? किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, वो किसान की आय दोगुनी कहां है? आज धान कोई नहीं खरीद रहा है, और धान खरीदा भी जा रहा है तो किस कीमत पे खरीदा जा रहा है? ये सरकार जो कहती थी हम खुशहाल बनाएंगे किसानों को, आज खाद कहां है, डीएपी कहां है? और फिर डॉलर को लुढ़कते हुए देखते थे उस समय, आज क्या डॉलर लुढ़क रहा वो नहीं दिखाई दे रहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री जी को याद दिलाते हैं, बीजेपी को याद दिलाते हैं कि आपका रास्ता क्या है, टैरिफ लग रहा है। और सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ने अंदर ही अंदर अमेरिका का दबाव स्वीकार किया है। जो अमेरिका चाहता था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉर्न के आने का रास्ता खोला जाए, दूध के आने का और दूध के प्रोडक्ट्स का रास्ता खोला जाए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगता है स्वीकार कर लिया है। आपके जो महागठबंधन देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। इस मौके पर बुलंदशहर में देखने को मिला देशभक्ति और एकता का जज्बा। पुलिस, छात्र छात्राएं और सामाजिक कार्यकर्ता सभी एक साथ दौड़े। रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने के लिए बुलंदशहर की सड़कों पर आज का नज़ारा कुछ अलग था, जहां हाथों में एकता की मिसाल लिए युवा, पुलिसकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता एक साथ दौड़ने को नजर आए। और मौका था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। रन फॉर यूनिटी में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और नारा बुलंद किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पुलिस अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। देशभक्ति में रंगा बुलंदशहर का आज एकता मिसाल बन गया है। हर गली, हर कस्बे में दिखा यही संदेश, भारत की ताकत, भारत की एकता, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये नारा बुलंदशहर की गलियों में गूंजता रहा, जहां युवाओं ने दौड़ लगाकर न सिर्फ सरदार पटेल को नमन किया बल्कि देश के एकता का भी संदेश दिया।
बिहार चुनाव से जुड़ी एक चर्चा आज सामने आई है। बीजेपी ने बिहार में मुसलमान उम्मीदवारों को कोई टिकट नहीं देने के फैसले पर यूपी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुसलमानों के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। मंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने यह बात बिहार के राज्यपाल को भी बताई, जो राज्य के नीति निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले समय में हम बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे, उन्होंने आगे कहा। साथ ही उन्होंने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के विवादित बयान पर नसीहत देते हुए कहा कि हमें एकजुट होकर भारत की विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। मंत्री की यह सफाई बिहार चुनावी परिदृश्य में एक नई बहस का संकेत देती है। देवकीनंद ठाकुर का जो बयान आया है, विवादित बयान आया है कि हिंदू बच्चों अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। 99% हिंदू बच्चे जो है वो नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं है, जबकि 99.9% जो बच्चे हैं मुस्लिम, उनको अपने धर्म के प्रति। देखिए, हमारा ये मानना है कि हम सबको मिलजुल के एकजुटता के साथ भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम करना चाहिए। मुंडा समाज की बात करते हैं, मुस्लिम समाज की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, लेकिन बिहार में भाजपा ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। आखिर क्या वजह रहा कि मुस्लिम समाज को भाजपा टिकट क्यों नहीं दे रही है? देखिए, बिहार को तो एक मुसलमान राज्यपाल हमने दे दिया, जो बिहार के नीति निर्माण का काम कर रहा है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? देखिए, पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि हमको मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब होता है उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी राजनीतिक सहभागिता के लिए। और यकीनी तौर पे बिहार की समृद्धि, बिहार के विकास को हम ये जानते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के बिना हम बिहार की समृद्धि को नहीं आगे बढ़ा सकते। आज जिस तरीके से बिहार के विकास को हम पूरी ईमानदारी से सबकी सहभागिता लेते हुए सुनिश्चित कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का हम। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में बीडीएस स्कूल में छात्रों को नए आपराधिक कानून के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान का हिस्सा था कानून जागरूकता अभियान 2.0, जिसमें छात्र छात्राओं को कानून के महत्व और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रोफेसर सोहेल आलम ने बच्चों को बढ़ते अपराध और नए कानून के संबंध में जानकारी दी। अभियान में मिशन शक्ति टीम, अहमदगढ़ थाना प्रभारी, स्कूल के प्रधानाचार्य और सभी छात्र छात्र मौजूद रहे। इस तरह के अभियान से युवा पीढ़ी में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ती है और उन्हें समाज में जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा मिलती है। मेरा नाम सोहेल आलम है। मैं शिकारपुर में सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज, जो दिल्ली का एक कॉलेज है, महाविद्यालय है, उसमें सहायक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, आज छात्र छात्राओं को महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, साइबर क्राइम को लेकर और नए कानूनों को लेकर जागरूक किया गया है। किस तरह से जागरूक किया है और क्या क्या मोटिव रहा है इसका? जो शासन की एक योजना चल रही है कि जो हमारे कानून आए हैं, उन कानूनों के बारे में समाज को जागरूक किया जाए। तो ये हमारे छात्र छात्राएँ आने वाले भारत के भविष्य हैं, तो इनको विधि की जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसी के लिए हमने विधि की जानकारी के रूप में इनको आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय कानून अधिनियम के एक व्याख्यान दिया। तो व्याख्यान में हमने उनको बताया कि किस प्रकार से अपराध का चलन बदल गया है। आज आधुनिक उपकरणों के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, तो वो किस तरीके से उसको एक अनिवार्यता कर दी गई है कि आधुनिक उपकरण के प्रयोग का डाटा संरक्षित किया जाएगा और उसको जो है जांच में प्रयोग किया जाएगा। तो ये और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो विचारण की व्यवस्था की गई है, इन सभी के लिए हमने उनको बताया है। और कुछ जो महिलाओं के प्रति विशेष रूप से जो अपराध बढ़ रहे हैं समाज में, तो और स्पेशली जो विशेष रूप से देखने में आया जा रहा है कि बच्चियों के साथ में प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है, तो उसको लेकर जो भारतीय न्याय संहिता में धारा 69 रखी गई है, तो ये बताती है उसमें जो 10 वर्ष का कारावास है कि ये किस प्रकार से धोखे से कुछ लोग हमारी बच्चियों को फंसा लेते हैं प्रेम जाल में, अपना जाति, अपना नाम, अपना धर्म छुपाकर। तो उसके प्रति हमने बच्चियों को अवगत कराया, जागरूक कराया है, जिससे वो समाज में अवगत। फिरोजाबाद से बड़ी खबर। थाना फरीहा पुलिस में एसओजी और सर्विलांस
टीम के साथ संयुक्त अभियान में बिजली के तार चोरी करने वाले सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ किया और मुठभेड़ के दौरान 4 सतिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गए। गिरफ्तार आरोपियों में पिंटू उर्फ राहुल और सीतापुर शामिल है और जिन्हें पेड़ में गोली लगने पर जिला अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मौके पर से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, 4 बंडल बिजली के तार और 1 इको गाड़ी, कतर और रस्सी बरामद की। सूत्र के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मूसा लालगंज के रोड के पास संदिग्ध इको गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और सभी चारों और मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम विविध कार्रवाई शुरू कर दी है। आज मुखबिर ने थाना परिया में सूचना दी कि मरसलगंज रोड पर धवारा की तरफ जाते वक्त कुछ अज्ञात लोग खड़े हैं जो बदमाश लग रहे हैं। इको गाड़ी उनके पास है और उसमें कुछ बिजली के तार भी पड़े हुए हैं, जिससे लग रहा है कि वो लोग अपराधी हैं और उन पर अवैध असला होने की भी मतलब आशंका है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मैं फोर्स मौके पर पहुंचे। उन्होंने आकर देखा और आवाज़ दी तो अभियुक्तों ने पुलिस देखते ही पुलिस की तरफ फायर कर दिया, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी ओर से आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें दो अभियुक्त घायल हो गए और 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान पिंटू और दूसरा सीताराम, इन 2 लोग घायल हुए हैं, जिनके कब्जे से दोनों पे 1-1 तमंचा और 1-1 खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम राकेश और देवेंद्र। इनके पास से 4 बंडल तार जो और 1 इको गाड़ी बिजली के तार बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तों को CSC भेज दिया गया है और बाकी जो 2 अभियुक्त हैं उनको पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहो हम टीवी भारत।